हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर आप सभी का स्वागत है। तो 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम दिसंबर में होगी क्योंकि इसका डेट बढ़ गया है और ये डेट बढ़ा है तो अपॉर्चुनिटी भी है। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिन जिन लोगों को सपना है कि एसडीएम बने, डीएसपी बने बिहार में, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर है और आप इसको कैच कर सकते हैं, आप इसको पार कर सकते हैं अगर आप आपके अंतर्मन में जनता की सेवा की भावना है और इस सर्विस में आना चाहते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि ये डेट जो बढ़ा है तो ये आराम नहीं कर सकते हैं आप। अगर आराम करेंगे तो आप पास नहीं करेंगे, क्योंकि आराम नहीं कर सकते हैं, अपना गति को बढ़ा देना है, क्योंकि जैसे ही डेट बढ़ा है तो इसका कटअप भी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी फॉर्म भरा जा रहा है तो फॉर्म भरने के दौरान कई सारे जो एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है सामने कि डॉक्यूमेंट लग रहा है, तो एक आरक्षण से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा प्रश्न है कि आरक्षण के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, ओबीसी है, बीसी है, एससी एसटी है, तो वह जो एनसीएल सर्टिफिकेट है या फिर आवास प्रमाण पत्र है या फिर जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, वो कितना दिन का होना चाहिए? क्या आयोग इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया है कि नहीं दिया है? तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखेंगे तो बहुत सारा बात बताया गया है कि कब कब डालेंगे, नहीं डालेंगे, लेकिन हमको किसी अन्य सोर्स की बात नहीं करना है, हम नोटिफिकेशन देखते हैं। क्योंकि सरकार जो है, जब अगर मान लेते हैं कि किसी के डॉक्यूमेंट में कोई इशू होता है या फिर वहाँ हम सत्यापन के दौरान जब इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर फाइनल लिस्ट में हमारा नाम हट जाता है तो हम बस ये देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था। क्योंकि मान्य वही होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था, जब इसका 17वीं का बीपीएससी का एग्ज़ाम आया या 69th का या फिर पहले का भी, तो उसका नोटिफिकेशन देखा जाता है। क्योंकि मैं भी जब एक एग्ज़ाम मतलब 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ और 2 बार सत्यापन करवाया हूँ अपने सारे प्रमाण पत्रों को, तो कई सारी समस्याएं भी इस दौरान आई है। आप पहले देखेंगे जाके कि पहले किस तरीका का होता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले एनसीएल देना है या फिर आवासीय प्रमाण पत्र देना है तो आप पहले टिक लगा दिया कि हाँ मैं ओबीसी में आता हूँ, एनसीएल सर्टिफिकेट है। बाद में उसका एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, मान लेते हैं कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, वो चला गया एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इंटरव्यू है उसका, इंटरव्यू के दौरान जब जाता था वो आदमी, तो क्या होता था कि उसके पास वो प्रमाण पत्र ही नहीं होता था, क्योंकि प्रमाण पत्र तो पहले ही का मांगता है ना। क्योंकि वो नोटिफिकेशन नहीं पड़ता था। जनरली लोग तैयारी तो करता है सभी, ऐसा नहीं कि यह केवल वैसे विद्यार्थी है जो गंभीर नहीं है उनके साथ दिक्कत होता है, नहीं। मैंने बहुत सारे गंभीर विद्यार्थी को देखा मुखर्जी नगर में, जो पढ़ते तो बहुत है, गंभीर है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते थे और बाद में उनको दिक्कत होती थी, क्योंकि वो बाद में एनसीएल सर्टिफिकेट तो देते थे लेकिन वो नोटिफिकेशन के बाद का बना होता था, क्योंकि उस चीज़ को नोटिफिकेशन पूरा पढ़ते नहीं थे, वो तो फॉर्म भर दिए, काम हो गया, ठीक ना। तो हम ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगर आप पास करना चाहते हैं, जब तक लोग पास नहीं करता है तो इसकी गंभीरता को नहीं समझता है। तो चलिए बता देते हैं जो हमारा शैक्षणिक योग्यता इस परीक्षा के लिए, तो सब लोग जानते हैं कि स्नातक होना चाहिए, समकक्ष डिग्री होना चाहिए, और एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जिसको सीडीपीओ बोलते हैं। और आप लोग सब लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर ग्रामीणीकरण है, तो ग्रामीण परिवेश से हम लोग आते हैं। तो देखते हैं कि जो जो हमारे यहाँ आंगनवाड़ी चल रहा है, जो आईसीडीएस स्कीम है, जो सबसे बहुत बड़ा स्कीम है भारत सरकार का, 1975 से चल रहा है, तो उस स्कीम का जो संचालक पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी है और लेवल 9 का जॉब है, तो काफ़ी अच्छा जॉब है, तो उसके लिए भी स्नातक ही मानता चाहिए। लेकिन उसका ऑप्शनल कुछ अलग होता है। ऑप्शनल देखेंगे तो 3-4 सब्जेक्ट है, जिसमें गृह विज्ञान है, मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण है, तो ये सब उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होता है। बाद बाकी सब बीपीएससी की तरीका से होता है, पीटी भी कंबाइंड ही होता है, जैसा कि 69 से ही पीटी कंबाइंड हो रहा है। तो हम अभी जो मूल रूप से मेरा जो यहाँ बात करने हम लोग आए हैं वो आरक्षण पर आए हैं कि आरक्षण का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, जो भी उससे संबंधित प्रमाण पत्र है, वो कैसा होना चाहिए, कितने दिन का होना चाहिए, कब का होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, क्या अनुमंडला पदाधिकारी का होना चाहिए या डीएम का होना चाहिए, या फिर जो रिवेन्यू ऑफिसर है, आरओसीओ जिसको बोलते हैं अंचलाधिकारी, उसी से काम चल जाएगा। तो हम अपना कोई भी बात नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से बात करेंगे। तो सबसे पहले आरक्षण किसको मिलेगा, हमारे देखेंगे बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आरक्षण उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी है, अस्थायी मूल निवासी है, यानी अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर आरक्षण लेना है आपको तो आपको बिहार के अस्थायी निवासी होना जरूरी है, यहाँ का प्रमाण पत्र चाहिए, अस्थायी प्रमाण पत्र चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। तो बाहर के लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं है। यह हो गया। दूसरा जो हमारा आरक्षण में सबसे पहले हम देखते हैं, आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका आरक्षण का जो सबसे पहला है कि एससी एसटी जो लोग हैं जिनको आरक्षण बिहार में प्राप्त है, तो उनको देखेंगे कि उनका भी बिहार का होना जरूरी, क्योंकि बाहर के जो एससी एसटी के लोग हैं, ऐसा नहीं कि यूपी का फिर अदर राज्य के जो एससी एसटी के लोग हैं बिहार में आकर आरक्षण का डिमांड करेंगे, नहीं, वो जनरल में आ जाएंगे, या फिर ओबीसी के लोग हैं। तो यहाँ जो बिहार के लोग हैं उनको एक जाति प्रमाण पत्र देना होगा और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा, और फिर आरक्षण के लिए एससी एसटी का प्रमाण पत्र आता है, उससे मिल जाता है उनको। तो उनका तो यह है। दूसरा देख लेंगे कि ओबीसी का, ओबीसी के लिए क्या करना होगा। ओबीसी या फिर ईबीसी जो है, BC1 BC2 में जो आते हैं, तो उनके लिए तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए,
और एनसीएल भी चाहिए, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है, ठीक है ना। तो ये 2 प्रमाण पत्र चाहिए हम उसके लिए भी। तीसरा जो हमारा जो महत्वपूर्ण है कि विवाहित महिला जो है, जो शादीशुदा महिला है, उनका जो एनसीएल लगेगा तो किसके नाम का होगा, पति के से बनेगा या फिर कहाँ से बनेगा, तो उनका पिता की तरफ से बनेगा। और पता का भी एनसीएल, पिता का नाम पता के साथ एनसीएल होना चाहिए। जैसे ये भी हो सकता है ना कि कोई दूसरे राज्य की महिला है, बिहार के किसी लड़का शादी हो गया तो वो बिहार का स्थायी निवासी तो अभी नहीं होती है, तो उनके पिता की तरफ से आरक्षण मिलता है, उनके पिता या का जो घर है पता वहाँ के माध्यम से उनको आरक्षण मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब आगे देख लेते हैं अगला जो है कि अगला जो हम कुछ जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि नोटिफिकेशन में जो एक ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस का तो आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो साल भर के अंदर का चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बनता है, क्योंकि उसमें आय आय भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में होता है और उस व्यक्ति का भी आय महत्वपूर्ण कारक के रूप में होता है, तो उसका 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा देखते हैं कि यह जो सर्टिफिकेट हम यहाँ जो बात हो रही है कि वो कितना दिन का होना चाहिए, या फिर 1 साल का, 2 साल का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो पहले के ही सर्टिफिकेट है, उनका एनसीएल बना हुआ है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बना हुआ है, जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, वो साल 2 साल पहले का बना हुआ होता है बहुत सारे बच्चों का। क्योंकि टाइम कम है, दुर्गा पूजा है और सारे ब्लॉक में अभी काम हो भी रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, और एक पीरियड जो होता है कि जब आप फॉर्म डाल देते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए, एनसीएल के लिए, तो 10-15 दिन समय तो लग ही जाता है। तो इस दौरान लोग में, बहुत सारे बच्चों में, अभ्यर्थियों में कन्फ्यूज़न है कि वो कितना दिन पुराना होना चाहिए। तो इस पर देख लेते हैं, इस पर जो बात हुई है कि इस पर जो 17वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उस पर स्पष्ट बातचीत नहीं है कि कितना दिन का होता है। क्योंकि हम देख लेते हैं एक बार, ये नोटिफिकेशन हमारा 70 का ही है, देखिए 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, तो इसमें स्पष्ट नहीं बोला गया है, बस ये बोला गया है कि सारे वांछित प्रमाण पत्र, जितना भी वांछित प्रमाण पत्र है, जो जरूरत के प्रमाण पत्र है, वो अंतिम तिथि का होना चाहिए, अंतिम तिथि से 1 दिन पहले का होना चाहिए। जैसे कि अभी 18 तारीख अंतिम तिथि है, 18 अक्टूबर है शायद, तो 18 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। वो डेट अगर बढ़ जाता है तो फिर उस डेट से 1 दिन पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद का है तो आप आरक्षण का दावा नहीं करेंगे, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वह पहले का होना चाहिए। और अगर उसको देख लेते हैं कि कितना 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, तो पहले तो उसे कोई इशू नहीं है, क्योंकि डेट मेंशन नहीं कितना पुराना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो तत्काल कोटा से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक में तत्काल कोटा से भी बनता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। और रिन्यू कराने की बात है, लेकिन डेट कितना होना चाहिए इसकी चर्चा नहीं। लेकिन मैं एक नोटिफिकेशन है हमारे पास सामान्य प्रशासन विभाग का, उसको मैं देख लेता हूँ। चूँकि मैं पहले से ही बीपीएससी में पास हूँ और मैं उस जो है नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में और उपनगर आयुक्त के रूप में मैं काम किया हूँ। तो देख लेते हैं, पहला जो यहाँ देखेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग का अधिसूचना जारी हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होगा, पति की जाति के आधार पर नहीं होगा। वो तो सत्य है, क्योंकि ऐसा लोग हम जाति बदलने के लिए भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई जनरल वर्ग की महिला है, उसको मन है कि हम बीपीएससी दे या फिर यूपीएससी दे, और उनका अटेम्प्ट खत्म हो रहा है, तो वो उसमें भी जा सकती है आरक्षण का लाभ लेने के लिए। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है। दूसरा, हमको जो यहाँ देखना है कि जाति प्रमाण की वैधता हमेशा बनी रहेगी। बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है और आरक्षण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो जाति प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो हमेशा बनी रहेगी, यहाँ चर्चा है। दूसरा, हम जो यहाँ हमारे 17वीं पीएससी के लिए ज़रूरत की चीज़ है वह है कि स्थायी आवास जो प्रमाण पत्र की वैधता भी हमेशा बनी रहेगी, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष की होगी। जो हमारा जो डोमिसाइल है, अगर वो फिक्स डोमिसाइल है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो उसकी भी वैधता हमेशा रहती है। यहाँ नोटिफिकेशन करके पेपर का कटिंग है उसमें छपा है, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से है। तो ये देख लेंगे। आय प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल का होता है, तो आय प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल का होता है। और जो हमारा क्रीमिलियर है, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण हमारा क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्रीमिलियर में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों के अंडर टेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। तो आपका जो पुराना क्रीमिलियर प्रमाण पत्र है उसके अंडरटेकिंग के माध्यम से एक नया क्रीमिलियर प्रमाण पत्र भी बनाया जा सकता है, मतलब कि पुराना एनसीएल से भी लगा के हम नया एनसीएल बना सकते हैं। क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है। तो आप पुराने प्रमाण पत्र जो है आपका, उस जो एनसीएल पुराना है उसी को अंडरटेकिंग के रूप में लगा के आवेदन देके आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा इशू नहीं होगा। आप तो हमें याद रखना है कि डेट का स्पष्ट चर्चा नहीं है, इस नोटिफिकेशन में डेट का जो है स्पष्ट चर्चा नहीं है।
तो इसलिए आपको यहाँ एक ध्यान देना है, जैसे कि जब हम लोग एग्ज़ाम दिए, हम लोग एक 67th या 64th का एक केस है, जिस टाइम जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उस टाइम आया था, नया नया था। तो होता था, क्यों था कि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मांग लिया जाता था या फिर ओबीसी का मांग लिया। मान ली किसी एक लड़की है जिसका ओबीसी में चयन हो गया था और वो एसडीएम बन गई, ठीक है, उनका सर्टिफिकेट था तो पुराना था, लिस्ट आया, बाद में उन पर कोई केस कर देता, मान लेता उस पर आरक्षण का दावा कि बाद में मांगा गया कि भाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करिए, पहले का, उनका पहले का नहीं था लेकिन बाद का था। तो पहले बाद में जब प्रस्तुत किया गया तो वो जनरल वर्ग, मतलब बाद का था, तो उसको हटा के क्या किया कि जनरल में ला दिया गया। मान लो आप ओबीसी में है, आरक्षण का दावा दिए, प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो जनरल में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब जनरल में उनका रिजल्ट बना तो वो रिजल्ट जो है सीओ के रूप में बन गया, ठीक ना, कि वो एसडीएम थी, अब सीओ हो गई। लेकिन बाद में चल के जब पता लगा कि उसका अगर ओबीसी के हिसाब से देखा जाए तो पीटी से देखेंगे कि भाई पीटी में क्या था उनका, तो पीटी में वो जनरल से पास ही नहीं थी, वो ओबीसी वर्ग से पीटी क्लियर हुआ था। मान लेते हैं कि जनरल का 113 नंबर है, ओबीसी का 109 नंबर है, और वह आदमी का 110 नंबर था और ओबीसी से पास था, ठीक ना। लेकिन जब वो जनरल में चला जाएगा तो फेल माना जाएगा, तो पीटी फेल थी, तो इसलिए उनका जो है जो स्थापन है या फिर नियुक्ति है वो रद्द हो गई थी। तो इसलिए प्रमाण पत्र संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमारा इस डेट से, जो हमारा लास्ट डेट है भरने का, फॉर्म भरने का, उससे पहले का होना चाहिए, इस बात को स्पष्ट कर लीजिए। दूसरा, जो फॉर्म भरने के दौरान एक भी ग्रामेटिकल और शाब्दिक जो मिस्टेक है वो नहीं होना चाहिए, एक भी शब्द में भिन्नता नहीं होना चाहिए। नाम, पता, इस सब को बहुत बेहतर तरीक़ा से 2 बार 3 बार जाँच के एडिट करने का प्रयास करें कि भाई एक गलत नहीं होना चाहिए, एक भी गलत नहीं, क्योंकि सत्यापन के दौरान सब का सब चेक होता है, बहुत अच्छा तरीक़ा से देखा जाता है कि वही नाम है कि नहीं जो एप्लीकेशन में लिखा गया है, क्योंकि एप्लीकेशन उनके पास हो चला जाता है जो हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो आप अच्छा से आधार कार्ड का पता-वता देख लीजिएगा, जो आधार कार्ड में जो लिखा हुआ है आपका पता, उसी पता को सेम उसी वर्ड में लिखें। जैसे मान लेते हैं कि मेरे घर इस्माइलपुर है, तो इस्माइलपुर को कई आईएस से लिख देता है, कई लोग आईएसएच से लिख देता है, तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम देखेंगे उसको कि भाई आधार कार्ड में क्या है हमारा, चूँकि हम आधार कार्ड ही प्रस्तुत करेंगे, तो उसको भी देख लेंगे कि हाँ, उसमें जो है उसी को क्यों नहीं भर दिया जाता है, क्यों दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह था हमारा आरक्षण संबंधी बात। तो चलिए, आप आरक्षण संबंधी जो हम अगर डाउट क्लियर हुआ होगा, जहाँ तक क्लियर कर पाए हैं, बस याद रखिएगा कि सब आरओ सीओ लेवल का भी रहेगा तो काम चल जाएगा, इसके लिए जिला लेवल की ज़रूरत नहीं, जितना भी प्रमाण पत्र आपका है उसी सीओ लेवल का होगा तो काम चल जाएगा, मतलब अंचलाधिकारी का होना चाहिए बस। तो चलिए आगे हम फिर बताएंगे, आपका नया वीडियो आएगा। थैंक यू, बाय।